प्रेसिडेंट किसी भी देश का फर्स्ट पर्सन यानी कि मुखिया होता है, लेकिन हम और आप हमेशा प्रधानमंत्री को ही देश के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या प्रधानमंत्री के पास प्रेसिडेंट से ज्यादा पावर होती है या प्रेसिडेंट अपने सारे काम प्रधानमंत्री पर छोड़ देता है? तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसकी पावर ज्यादा होती है, कौन क्या काम करता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो देश के सारे मामलों को संभालता है उसे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंडर वो और भी बड़े अधिकारियों को अपॉइंट करता है, जैसे द अटॉर्नी जनरल, द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड द गवर्नर, चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी को भी अपॉइंट करता है। लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार है, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। वो हर साल संसद के पहले सेशन को संबोधित करता है। राष्ट्रपति किसी भी समय संसद की बैठक बुला सकता है और बैठक को स्थगित कर सकता है। वह लोकसभा को डिसइंटीग्रेट कर सकता है। किसी तरह की गतिरोध होने पर वह सांसद को जॉइंट सेशन बुला सकता है। वह लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को भी नॉमिनेट कर सकता है। संसद में जितने भी बिल आते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री ही लाते हैं। प्रेसिडेंट कभी कोई बिल नहीं लाता, लेकिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना संसद द्वारा पास्ड बिल कानून का रूप नहीं ले सकता है। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी फाइनेंशियल पावर्स हैं, जैसे मनी बिल को संसद की टेबल पर रखने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होता है। वह केंद्र और राज्यों के बीच रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हर 5वें साल फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। किसी राज्य द्वारा स्पेशल ग्रांट मांगे जाने पर राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास में किसी भी तरह की जुडिशियल पावर्स नहीं होती, जबकि राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा को माफ, कम, चेंज या पूरी तरह से समाप्त करवा सकता है। भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अपने कार्य और निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स के अंदर भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। दूसरे देशों के साथ युद्ध या युद्ध विराम होने पर घोषणा राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। देश का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते उसके नाम पर किए जाते हैं। वह राजदूत और हाई कमिश्नर्स को दूसरे देश भेजता है और अन्य देशों के राजदूत और उच्च आयुक्तों का स्वागत करता है। अगर कभी देश में कुछ ज्यादा अफरा तफरी वाला मामला हो जाता है तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में भी वह घोषणा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो 1975 की इमरजेंसी के लिए इंदिरा गांधी को क्यों ब्लेम किया जाता है? क्योंकि वो तो पीएम थी। वैसे तो इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने ही लगाई थी, लेकिन माना जाता है कि उस समय प्रेसिडेंट इंदिरा गांधी की हाथों की कठपुतली था। जब इतनी सारी पावर्स है राष्ट्रपति के पास, फिर भी हर जगह प्राइम मिनिस्टर का नाम ही क्यों लिया जाता है? क्या प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के लिए बैठे हैं? क्या सारी पावर्स उनके सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर में है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।